नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि जो हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके गुण क्या हैं और उसके दोष क्या हैं। किसी भी तथ्य का, किसी भी विषय का विवेचना या उसका मूल्यांकन हम गुण और दोष के आधार पर करते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के मूल्यांकन को अच्छे से समझने के लिए हम पहले इसके गुण को और उसके बाद इसके दोषों को पढ़ लेंगे। पूरा मूल्यांकन समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, पूरी देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको महत्वपूर्ण और उपयोगी शैक्षिक वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, जहां आयोग के पहले गुण उसके बाद दोष का अध्ययन करते हैं। आयोग के गुण में नंबर 1 पे उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया था सरकार को कि हम शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दें। इनके सुझाव को मानते हुए भारत सरकार ने सन 1976 में संविधान का संशोधन किया और शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना इसलिए महत्वपूर्ण था कि जो उच्च शिक्षा है वह किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय स्तर का विषय हुआ करती है। इसलिए अगर शिक्षा को या उच्च शिक्षा को हम समवर्ती सूची में रख देते हैं तो इसके प्रचार प्रसार और इसके विकास के लिए जिम्मेदारियां केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर पड़ती हैं, और जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं उस तरह से शिक्षा का विकास कर लेते हैं। तो पहला सुझाव कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, यह काम बहुत ही अच्छा था आयोग का। नंबर 2 पे यूजीसी का गठन। आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और उनसे संबंधित महाविद्यालय हैं, उनको सहायता अनुदान राशि देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। आयोग ने इनकी बातों को स्वीकार किया और 1953 में तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान समिति का रूप बदलकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर दिया गया। फिर इसको सन 1956 ईस्वी में कानूनी दर्जा मिल गया। तब से यूजीसी जो है वह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करती है और इसी के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान राशि प्रोवाइड की जाती है। नंबर 3, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर अंकुश। आयोग ने यह सुझाव दिया कि जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उन पे हम अंकुश लगाएंगे। अंकुश लगाने का कार्य उन्होंने इस प्रकार से किया कि इनका जो कार्य दिवस था उसको निश्चित कर दिया, अर्थात कह दिया कि 180 दिन का कार्य दिवस होगा, लेकिन इस 180 दिन में परीक्षा संबंधी या मूल्यांकन संबंधी दिनों को नहीं जोड़ा जाएगा। केवल टीचिंग वर्क या शिक्षण कार्य 180 दिन का होगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य और एक निश्चित उम्र के बच्चों को ही देंगे, यानी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कहा कि इंटर पास हो और उनकी उम्र 18 वर्ष हो, उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें छात्र संख्या 1500 होगी और विश्वविद्यालयों में इनकी संख्या 3000 होगी। तो इन चीजों को निर्धारित करके आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर एक निश्चित स्तर तक अंकुश लगा दिया। नंबर 4, 3 वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और जनरल एजुकेशन अनिवार्य। आयोग ने विभिन्न वर्गों के लिए स्नातक का जो कोर्स था उसको 3 वर्ष कर दिया, चाहे कला हो, वाणिज्य हो, व्यवसाय या तकनीकी हो या विज्ञान हो, सब ने कहा कि 3 वर्ष का स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होगा और इसके साथ साथ सामान्य शिक्षा दी जाएगी। ऐसा करने से लाभ ये हुआ कि बहुज्ञानी व्यक्तियों का निर्माण हुआ, यानी कि जो कोर्स करके आ रहे हैं उनका ज्ञान स्तर उच्च था और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के शिक्षा जितनी भी प्रकार की शिक्षाएं हैं उनका आपसी समन्वय बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 5, शिक्षण स्तर में सुधार। शिक्षण स्तर में सुधार के लिए आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हम
योग्य शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उसके बाद यह कहा कि योग्य छात्रों को ही उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि ट्यूटोरियल सिस्टम से अध्ययन अध्यापन किया जाए और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिससे शिक्षण स्तर में सुधार होगा। फिर नंबर 6 पे शिक्षकों के वेतन व सेवा शर्तों में सुधार। आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि उच्च शिक्षा के लिए जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनकी सेवा शर्तें और उनकी सुविधाएं बढ़ाई जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो लोगों का रुझान इस पद को पाने के लिए होगा। वो भी चाहेंगे कि हम हायर एजुकेशन में शिक्षण कार्य करें। फिर नंबर 7 पे पदोन्नति हेतु योग्यता एवं शोध कार्यों को महत्व। आयोग ने यह कह दिया था स्पष्ट रूप से कि हम किसी भी पद के लिए पदोन्नति का जो एक स्टेप होता है उसको सीनियरिटी बेस पर नहीं करेंगे, योग्यता और उनके शोध कार्यों के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाएगा। फिलहाल आयोग ने तो कह दिया था, लेकिन सरकार इसको करने में सक्षम नहीं हुई। अगर ऐसा हो गया होता कि हम योग्यता और उनके शोध कार्यों के आधार पर प्रमोशन करते तो आज जो हमारी उच्च शिक्षा है वह कई हजार गुना आगे होती। अर्थात अब तक हमारे उच्च शिक्षा में बहुत सारे रिसर्च आ चुके होते। जैसा हम चाहते हैं वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जो हमारी सरकार थी वह विफल हो गई इस बिंदु पर। फिर नंबर 8 शिक्षार्थियों हेतु कल्याणकारी योजनाएं। आयोग ने सुझाव दिया कि जो हमारे उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए हम कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करें। इसी के संदर्भ में छात्र सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई, डीन ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि अधिष्ठाताओं की नियुक्ति की गई, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद की व्यवस्था, छात्रावास और सस्ता भोजन, और उसके बाद छात्रावास में उचित भोजन। फिर गरीब और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई, योजनाएं बनाई गई। तो इस तरह से आयोग ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारा आयोग था उसके दोष क्या हैं। नंबर 1 उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता। आयोग ने कहा कि हम उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों का या लोगों का या छात्रों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक हर प्रकार के गुणों का विकास करना चाहते हैं। अगर सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर समाज का यह उद्देश्य होता है, यानी कि सामान्य रूप से किसी भी बालक को शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक इत्यादि गुणों का विकास करना चाहते हैं हम। यह तो सामान्य अनिवार्य उद्देश्य होता है, जबकि यह उच्च शिक्षा के लिए स्पष्ट और सटीक नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य हर स्तर की शिक्षा का उद्देश्य है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट होने के साथ साथ वह विशिष्ट हो। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि विशिष्ट कार्यों के माध्यम से विशिष्ट व्यक्तियों का निर्माण करना ही विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। फिर नंबर 2 पे धार्मिक शिक्षा अनिवार्य। आयोग ने धार्मिक शिक्षा की अनिवार्यता की जो बात कही है, अगर उसकी हम समीक्षा करें तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो है वो हर राष्ट्र के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक सावधानी पूर्वक ढंग से उनका प्रयोग शिक्षण के स्तर में किया जाए। और अगर ऐसे हम देखें तो जो उच्च स्तर की शिक्षा है, या हम सीधे कह सकते हैं स्नातक स्तर पर धार्मिक शिक्षा की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारा आयोग है उसने स्नातक स्तर पर धार्मिक शिक्षा के लिए ऐसा पाठ्यक्रम निश्चित किया, इससे लगा कि यह स्नातक स्तर पर केवल धार्मिक शिक्षा ही देना चाहते हैं, जो कि एक दोषपूर्ण बात है। फिर आइए देखते हैं, इन्होंने नंबर 3 पे कहा कि शिक्षा के माध्यम के बारे में अस्पष्ट सुझाव। तो अस्पष्ट सुझाव भी हमारे आयोग की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि हम उच्च शिक्षा स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाओं में देंगे। फिर इन्होंने कहा कि जब तक हमारी क्षेत्रीय भाषाएं इस लायक नहीं बन पाती हैं कि हम इनके माध्यम से उच्च शिक्षा दें, तब तक हम अंग्रेजी के माध्यम से उच्च स्तर की शिक्षा का
अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर थोड़े देर के बाद नंबर 3 पे इन्होंने कहा कि जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्षेत्रीय स्वीकृति के आधार पर उच्च शिक्षा को हम राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से देंगे। तो कुल मिलाकर उच्च शिक्षा के माध्यम के बारे में इनका जो सुझाव था वो अस्पष्ट था और यह आयोग की एक बहुत बड़ी कमी थी। नंबर 4, शिक्षकों के वेतन में भेदभाव। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में ही पढ़ा था कि जो हमारा विश्वविद्यालय है उसमें 5 श्रेणियों में शिक्षक हुआ करते थे, यानी कि विश्वविद्यालय में 5 श्रेणी के शिक्षक, रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, रीडर, लेक्चरर और प्रोफेसर ये होते थे। और जो महाविद्यालय स्तर पे शिक्षक होते थे उस पे केवल लेक्चरर ही होते थे, केवल पद 2 होते थे, एक तो प्रधानाचार्य होता था, बाकी सब लेक्चरर या आप कह सकते हैं कि प्रवक्ता होते थे। तो इनमें शिक्षकों के वेतन में भेदभाव, यानी कि जो वर्ग थे शिक्षकों के वो भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अलग अलग, फिर इनके पद के अनुसार इनका वेतन कम ज्यादा हुआ करता था। तो यह एक दोषपूर्ण नीति है, समान कार्य समान वेतन होना चाहिए, जो कि आयोग ने नहीं किया। तो यह आयोग का एक दोष था कि शिक्षकों के वेतन में इन्होंने भेदभाव किया। फिर नंबर 5 पे ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव अव्यवहारिक। आयोग ने जो सुझाव दिया कि हम ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना करें, सही बात है, जैसे कहा भी जाता है और वास्तव में है भी कि भारत जो हमारा वो गांव का देश है, या भारत गांव में बसता है, यानी कि भारत की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। यहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, उच्च शिक्षा प्रोवाइड की जाए, लेकिन इन्होंने सुझाव दिया कि जो हम विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं उनसे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उनमें छात्रों की संख्या 300 होगी। तो अगर देखा जाए एक हिसाब से कि किसी भी महाविद्यालय में मात्र 300 बच्चे, तब तो बड़ी ही दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत सारे धन और बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। यह बात अव्यवहारिक थी, इसीलिए यह अपने उद्देश्य तक पहुंची नहीं, यानी कि न तो ग्रामीण विश्वविद्यालय बने और न उनसे संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना की गई। फिर नंबर 6 पे स्त्री शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण। तो आयोग ने शिक्षा के माध्यम से स्त्रियों को सुमाता और सुगृहिणी बनाने का मतलब उपदेश दिया था, सुझाव दिया था कि हम स्त्रियों को सुमाता और सुगृहिणी बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक युग में हम स्त्री और पुरुष की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मतलब एक दूसरे वर्ग में हीन भावना का विकास होगा। हम स्त्री और पुरुष सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। तो आयोग के इन दोषों और इन गुणों के आधार पे मूल्यांकन हम लोग कर चुके हैं। अब बारी है आपकी कि आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।